बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलो फरीद रईस के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जहां एक तरफ असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से बातें हैं, असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से कोशिशें हैं, दूसरी तरफ PDM इत्तेहाद जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसकी यह कोशिश है कि किसी तरीके से इस तहलील को रोका जाए। लेकिन अगर यह कहा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन या जल्द इलेक्शन की ख्वाहिशमंद है तो हुकूमत इस वक्त बज़िद है कि वो अपना मुकर्ररा वक्त पूरा करे, इलेक्शन वक्त पर हो। यानी हुकूमत चाहती है कि इलेक्शन में ताकीर तो नहीं कहेंगे, लेकिन साथ में ये कहेंगे कि जो बर वक्त है, जो वक्त के ऊपर इंतखाबात होने चाहिए, वो चाहते हैं कि वो उस वक्त के ऊपर हो। जबकि इमरान खान ये चाह रहे हैं कि जल्द अज जल्द इंतखाबात हो जाए। और उनकी असेसमेंट है, यानी एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने पूछे गए सवाल के अंदर यह कहा कि उनकी ये असेसमेंट है। लेकिन ये असेसमेंट भी अगर है तो किन बुनियादों के ऊपर है, पहले यह आपको दिखाते हैं कि खान साहब क्या समझते हैं जल्द इंतखाबात के हवाले से, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। वो कहते हैं घोड़े में जितनी हवा भर ली जाए वो अभी नहीं बैठेगा तो आगे जाके बैठ जाएगा। जबकि हुकूमत यह समझती है कि उसको मजीद वक्त दरकार है। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बलियों के इस्तीफों का मामला है, स्पीकर के सामने पेश होने का मामला है, स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा कि आज वो इंतजार करते रहे, आज जो इनके चीफ व्हिप आमिर डोगर उनके हवाले से उनसे मुलाकात थी, लेकिन आज ये अरकान असम्बली पेश नहीं हुए। और स्पीकर साहब भी कहते हैं कि एक एक करके, जो कानून कहता है कि एक एक करके रुकने असम्बली जो है वो आएंगे और साथ में उनके इस्तीफों के ऊपर बातचीत होगी। इसके अलावा अगर जिस साजिश की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने की, बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़िश्ता रोज गड़ी खुदा बख्श में उस साजिश के हवाले से क्या कहा, यह आपको दिखाते हैं। अमेरिका के सदर ने नहीं, पीपल्स पार्टी के जियालों ने आपको निकाला। व्हाइट हाउस का साजिश नहीं, बिलावल हाउस का साजिश ने आपको निकाला। बंद कमरों का साजिश नहीं था। हम आपके सामने, अवाम के सामने, इस मुल्क की सड़कों पे, इस मुल्क के पार्लियामान पे खड़ा होके आपको कहते रहे कि हम ये काम करने जा रहे हैं और वो काम फिर करके दिखा। मजमूई तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो असम्बलियों में वापसी के हवाले से क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की यह अपनी ख्वाहिश है या पूरी पार्टी की यह ख्वाहिश है कि असम्बलियों से निकला जाए, असम्बलियों से इस्तीफा दिया जाए, दूसरी तरफ पंजाब और KP असम्बली को डिसॉल्व किया जाए और जल्द अज जल्द इंतखाबात की राह हमवार की जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इस सिलसिले में यानी जो पोर्शन है मुख्तलिफ, यानी ज्यादातर अरकान असम्बली की जो ख्वाहिश है, गुज़िश्ता रोज एक प्रोग्राम के अंदर बातचीत करते हुए क्या कहा, यह भी आपको दिखाते हैं। मेजर पोर्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस बात के ऊपर रखता है यकीन कि उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए और हमें ना बुलाया जाए। ये वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज अब बात करते हैं और साथ साथ ये भी इस पर बात करेंगे कि इस सारी मुल्की मईशत के जो चैलेंजेस दरपेश हैं, मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद को या मौजूदा हुकूमत को कितना वक्त दरकार है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले इन चीज़ों के ऊपर जाए, मैं आज अपने जो पैनलिस्ट हैं उनका तारुफ करा दूं। मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद होंगी रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली कादिर खान दुकैल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा मलिक साहब और इसी के साथ साथ मुझे ज्वाइन करेंगे वजीर आजम के मुशीर एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, राना एहसान अफजल साहब, उनसे बात करेंगे इस चीज़ के ऊपर। मैं सबसे पहले आलिया साहब आपसे पूछना चाहता हूं, जो मैंने अभी इस वक्त शॉर्ट सुना है, जो क्लिप वीडियोस दिखाई, उस चीज के ऊपर क्या ऐसा है कि आपका एक मेजर पोर्शन आपके जो कौमी असम्बली के जो अरकान हैं, जो मेंबर्स हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वो इस्तीफा दें कौमी असम्बली से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फरीद रईस साहब। सबसे पहले तो मैं इतना कह दूं कि क्या इल्हाम उतरता है ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर और शेरी रहमान साहिबा के ऊपर? ये सारे इल्हाम उन्हीं के ऊपर उतरते हैं या PTI के कारकुन इनसे जाकर मिलते हैं और PTI के MNAs इनको जाकर अपनी रुदात सुनाते हैं? मेरे ख्याल में PTI की ये जितनी भी सीटें हैं वो चेयरमैन इमरान खान साहब की सीट है, उन्हीं का वोट है, उन्हीं की पार्टी है और उनका डिसीजन यही है। और जो डिसीजन के लिहाज से जैसे आपने ये कहा था, मैं रेफर करना चाहूँगी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जावेद हाशमी के केस में, और उसके केस में ये था कि इस्तीफे उन्होंने अपना इस्तीफ़ा असम्बली के फ्लोर के ऊपर दिया था और मेरे ये ख्याल में कि वो तो अप्रूव्ड हो गया था। अब ये जो एक बीच में डालना है, अकेले अकेले आए, मिलने आए, ये वो वाला, अब मुझे तो इस सारी चीज़ की समझ में नहीं आती है। लेकिन बड़े वसूख से कह रहे हैं
वजीर दिफा वसूख से कह रहे हैं कि जनाब मेजर पोर्शन ऑफ द असेंबली मेंबर जो है वो नहीं आना चाह रहे, वो नहीं चाह रहे इस्तीफा देना। और यही कुछ पंजाब असेंबली के हवाले से भी चौधरी परवेज इलाही ने कहा था कि मेजॉरिटी जो है वो 99% अरकान नहीं चाहते कि असेंबली डिसॉल्व हो। देखिए मेरी आप बात सुने, आप उन वजीर दिफा की बात कर रहे हैं ना जिन वजीर दिफा को आज तक ये पता ही नहीं है कि बॉर्डर सिक्योरिटी और फेंसिंग की सिक्योरिटी जो है वो किसकी जिम्मेदारी है। आप उसी वजीर दिफा की बात कर रहे हैं जिस वजीर दिफा को दहशतगर्द पहुंच जाते हैं इस्लामाबाद तक, दहशतगर्द वहाँ मारगला की पहाड़ियों से पार्लियामेंट हाउस की तस्वीरें और वीडियोज बना बना कर भेज रहा है, उनका तो उन्हें पता नहीं चलता है। लेकिन PTI के MNAs के दिल के हालों का उनको पता चल जाता है। ये इतने ही वसूख से बात करते हैं, यानी अपने कामकाज का इनको पता नहीं है, मुल्क की सिक्योरिटी का इनको पता नहीं है, मुल्क के दिफा का इनको पता नहीं है। लेकिन PTI MNAs का सारा कुछ इनको पता है। इस हुकूमत का जो मसला है ना, इस हुकूमत का मसला सिर्फ एक ही है कि अब इलेक्शंस इनकी छेड़ बन चुके हैं। तो और ये आप चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही साहब ने भी तो यही कहा था कि 99% अरकान पंजाब असेंबली जो नहीं चाहते असेंबली डिसॉल्व हो, तो उनको कैसे पता था? बात सुने मेरी एक बात, फरीद रईस साहब मेरी एक बात सुने, एक सीधी साफ सी बात है, पार्लियामेंट में जो इस वक्त हालात है ना वो सिर्फ एक रबर स्टैंप बन चुकी है। वो रबर स्टैंप बन चुकी है जिसने सिर्फ चोरों को NRO 2 देने के ऊपर स्टैंप्स लगानी है, ऐसे ऐसे लॉज पास कराने हैं जिनसे कभी इन्हें तोशाखाना से रिलीफ मिल जाए। अब आप ये देख लें, तोशाखाना का वर्डिक्ट पढ़ लें आप, नायब ने उसमें क्या लिखा हुआ है। इस तरमीम से आसिफ अली जरदारी ने, नवाज शरीफ ने, यूसुफ रजा गिलानी ने, सब ने इस गंगा में जो हाथ धोए थे ना, जो कवानीन इन्होंने अपने लिए तरमीम करके जो महंगी महंगी गाड़ियां लेकर गए थे। आलिया साहबा, असेंबली में इसका मतलब है आप वापस नहीं आ रहे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने, लाहौर हाईकोर्ट के अंदर ये कैसे पीछे हट गए? अब दे सारा कुछ, हिसाब दे, जो इमरान खान से घड़ी घड़ी का हिसाब मांगते थे, अब दे अपनी गाड़ियों का। अब क्यों अपने केसेस से NRO 2 ले रहे हैं? अब आप जो बात करें, देखिए मेरी बात सुने, हम पंजाब असेंबली में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने लगे हैं और परवेज इलाही साहब ऑफ कोर्स 10 मेंबर उनके हैं और बाकी हमारे मेंबर हैं 180, जो वहां पर हमारी पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग कॉल हो गई है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जाएंगे। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर अदालती हुक्म के फौरी बाद सारी हम असेंबलियां डिसॉल्व कर देंगे, जो तरीकाकार है। और दूसरा जो तरीकाकार है, इन्होंने अपनी मर्जी के इस्तीफे कबूल किया। पहला सवाल तो आपका इनसे ये होना चाहिए था, अपने मर्जी के हल के लिए, जहां PDM के वोट बैंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत ज्यादा था, और उसके बाद मर्जी के हल के लेके, मर्जी के कैंडिडेट लेकर आखिर इनको शिकस्त हुई। यानी आप ये कह रही हैं कि कौमी असेंबली के अंदर आपके तमाम अरकान जो है वो इस्तीफे देने को तैयार हैं, ये आप कह रही है। बेकादर मदोखैल साहब, आपकी तरफ आता हूं जरा। हम जी मदोखैल साहब, सर मैं इससे पहले कि आपसे क्वेश्चन फ्रेम करूं, गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असेंबलियों में आने के हवाले से जो बात की, मैं चाहता हूं जरा सा ये आपको भी दिखा दूं, अपने दिखने वाले हैं वो भी, आलिया साहबा भी और राना साहब भी देख ले। मैं फिर काजी साहब आपसे सवाल करता हूं, जरा दिखाइएगा जनाब कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त असेंबलियों में आने के हवाले से PTI को क्या कह रहे हैं, और अगर वो नहीं आते तो क्या नताइज होंगे। देखिए, इस कठपुतली का हमेशा के लिए बंदोबस्त करने के लिए तैयार है। आपके पास आखिरी वार्निंग है, आए पार्लियामान में बैठो, यू आर अ स्ट्रेंजर टू द हाउस। मैं नहीं चाहता हूं कि साबिक खातून अव्वल के साथ आपके बच्चे फिरे और आप किसी जेल में बंद हो। नखरे करेंगे, साजिशें करेंगे, आर्टिकल 6 के हरकत में शामिल होंगे, तो फिर हम जानते हैं कि आपका बंदोबस्त कैसे किया जाता है। आपके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी से रो रहे हो। जमहूरियत का हिस्सा नहीं बनेंगे अगर आप जमहूरी किरदार नहीं अपनाएंगे, फिर जिन्होंने ये काम करना है हम उनको नहीं रोक सकते, और आपके साथ जो होगा आप तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी कादिर मदोखैल साहब, बिलावल साहब जो कह रहे हैं कि जनाब असेंबलियों में आए और अगर नहीं आते फिर इनके साथ जो होगा, जो वो करेंगे, किसको कह रहे हैं बिलावल साहब? कौन इनके साथ क्या कुछ करेंगे? आप समझना नहीं चाह रहे हो या आप समझ नहीं रहे तो दोबारा अपने लिए रिपीट करके सुन लें। मैं तो असेंबली के फ्लोर पे राना सनाल्ला से ये गिला किया है, उसके सामने किया है कि आप क्यों अभी तक मुंह देख रहे हो इमरान नियाजी, गोगा गोगी और ये सारे करप्शनों के दास्तान का, आप क्यों उसको टाइम दे रहे हैं? यही अल्फाज मेरे चेयरमैन के, और मैं अपने चेयरमैन के एक एक अल्फाज के साथ खड़ा हूँ
हम इसे आज क्या समझे वैसे कादिर साहब, धमकी समझे या इनको आप इनको दरखास्त कर रहे हैं, क्या समझे इनके लिए? देखिए, मैं तो दरखास्त करने वाला नहीं हूँ। और मेरे चेयरमैन, चूंकि जारी बात है कि बड़ी पार्टी का चेयरमैन है, वो ये कहता है कि ये सब कुछ आपके सामने है, ये ड्रामा अब बर्दाश्त से बाहर है। गोगा गोगी का खेल, इलेक्शन कमीशन की फाइटिंग, तोशा खाना के 58 आइटम, हम्म। और बिलियन फी, और फिर पोस्टिंग ट्रांसफर, एक से एक दास्तान मौजूद है। तो मैं तो अपनी हुकूमत से बार बार ये गिला करता हूँ कि आप क्यों अभी तक इनको रिलीफ दे रहे हो, आप क्यों इंतजार कर रहे हो। दूसरी बात ये इनके इनके सारे कारतूस चल चुके हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये इसी तरह बुलाई उठाएंगे, इसी तरह जो है ना वो तकरीरें करते रहेंगे। जो कहते थे एक हफ्ते की हुकूमत है, आज 7 महीने गुजर गए। जिस शख्स ने कहा था कि हम यलगार करेंगे, आपने देख लिया। जिस शख्स ने कहा कि मैं 6 दिन बाद आऊंगा, आज 7 महीने गुजर गए, नहीं आया। जिस शख्स ने यह कहा कि मैं असम्बलियत तोड़ूंगा 26 नवंबर को, फिर 17, फिर 23, आज 28 दिसंबर है। उसके बाद इस शख्स ने बोला कि बुध के दिन, आपके आखिरी सवाल का पार्ट, कि बुध के दिन हम कौमी असम्बली में मुश्तरका जाएंगे या शाह महमूद कुरैशी के सरबराही में इस्तीफे देंगे। आप बताओ, एज ए न्यूज एंकर, तो ये तो आप। कह रहे हैं कि आपने इनके मर्जी के इस्तीफे कबूल किए हैं। नहीं नहीं, आज आज की बात करो ना, अब पुरानी बातें तो ना रिपीट करो। आप बताओ कि अभी इमरान नियाजी साहब यही कहते थे ना, सारी बातें मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ। आज का दिन उन्होंने बोला कि हमारे मैंने शाह महमूद कुरैशी के सरबराही में जाएंगे, वहां इस्तीफे मंजूर कराएंगे। तो क्या हुआ, जरा आप भी खबर लेके दिखाओ, कितने लोग हैं, किसके इस्तीफे दिए कि नहीं दिए, क्यों नहीं दिए उनको। और दूसरी बात यह कि मेरी बहन आलिया जो फरमा रही है, मुझे नहीं पता कौन से सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन्होंने पढ़ लिया है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ साथ आप एज ए पार्लियामेंट के रुकन है अभी तक, क्या आपको कानून नहीं पता पार्लियामेंट में कि इस्तीफे इस तरह जो जबरदस्ती लिए जाते, जाली दस्तखतों से लिए जाते, ये तो माजी में भी ये दास्तानें गूंज चुकी है। आज आपका एक एक एमएनए जो है ना वो स्पीकर के साथ राब्ते में है। दो कितने चार वैसे कादिर भाई बता देना जरा, आप बताएं ना अगर आपके पास है, कितने वैसे हैं टोटल, कितने मेंबर आने स्पीकर के साथ राब्ते में? आप मेरी बात को एक तरफ रखे, क्योंकि मैं तो मुखालिफ पार्टी का मेंबर हूं। नहीं, मैं क्या नंबर पूछ रहा हूं, मैं तो आपसे नंबर पूछ रहा हूं। क्या परवेज लाई इनके अपने वजीर आला, जो कि कागजों में आज तक भी है, तो वो उन्हें नहीं कहा कि 99% लोग इस्तीफा नहीं देना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो नेशनल असेंबली में बात कर रहा हूं कि नेशनल असेंबली के कितने मेंबर आने आपके स्पीकर के राब्ते में? देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ, एग्जैक्ट तादाद तो मैं आपको गिन नहीं बता सकता रफली हूँ, बता लेकिन दें। देखिए देखिए, मैं एक चीज इनके बताऊं आपको, मैं नाम बताऊंगा उन विचारों के लिए। इनके लोग तो बकायदा टिकट मांगने के लिए मौजूदा हुकूमत की पार्टियों से रब्ता करें। मैं नाम रिस्टोर करूंगा तो फिर आप लेंगे, आप अलग से मुझे वो कर दें, मैं आपको नाम बता मैं दूंगा चले ये आपसे पूछूंगा मैं, फिर आप नहीं बताना चाह रहे ऑनर। ये आलिया तो कहती है कि ऐसा नहीं है। राणा साहब मुझे बता दीजिए, क्या ऐसा है, क्या पीटीआई के मेंबरान आपकी गवर्नमेंट से राब्ते में हैं, स्पीकर से राब्ते में हैं, क्या नहीं वो चाहते? आलिया तो इसको बिल्कुल भी डिनाई करती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब इस्तीफे देना चाहते हैं। देखें, एक तो ऐसे भी मेंबर हैं जो अभी भी सरकारी अकोमोडेशन इस्तेमाल कर रहे हैं और वो सिर्फ एमएनएस को अलाउड होती हैं, और बिल्कुल इनके मेंबर्स जो हैं वो राब्ते में हैं। बल्कि एक ने तो कोर्ट में भी कहा या केस बना कि मैंने तो इस्तीफा जो है वो मैं नहीं देना चाहता। तो ये एक देखें, और फिर ये एक आईनी जो है फर्ज है स्पीकर का कि परसेंटेज बता दें, चले कादिर साहब तो नहीं बता रहे, वो कह रहे चला वैसे बता दूंगा, आप परसेंटेज बता दें, इतने कितने फीसद मेंबरान हैं जो इस्तीफे नहीं देना चाहते इनके? 10-12 से ऊपर हैं ऐसे ऐसे लोग जो कि दस इस्तीफे नहीं बारह देना। मेंबरान या 10-12%? 10-12 मेंबरान से ऊपर लोग हैं अच्छा। जी बिल्कुल, जो इस्तीफे नहीं देना चाहते। और उसके अलावा भी होंगे जिन्होंने राब्ता नहीं किया होगा, लेकिन इतने तो राब्ते में हैं कि जो इस्तीफे नहीं देना चाहते। तो कहने का मतलब ये है कि वैसे भी फंडामेंटल राइट है जो इस्तीफा दे भी रहा है उसका भी राइट है कि उसके इस्तीफे की तस्दीक हो कि वो देना भी चाहता है, या कोई मैस प्रेशर के अंदर आके उसने ये फैसला किया है, या जबरदस्ती उससे कोई ये फैसला करवा रहा है और अंदर से वो इस फैसले के साथ नहीं है। तो इस चीज की तस्दीक होना जरूरी है। ये इंडिविजुअली अपनी तस्दीक कराएं, और फिर जो इस्तीफे हैं अगर वो इंडिविजुअली एक्सेप्टेबल हैं तो वो फिर एक्सेप्ट हो जाएंगे और वहां इलेक्शन हो जाएगा।
ठीक हो गया राणा साहब, मैं एक ब्रेक मैंने लेनी है, कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं इस पर जरा बात करेंगे। और साथ ही साथ जो है वो वजीर दिफा साथ में ये भी कहते हैं कि जनाब पीटीआई अपनी इनिंग्स खेल चुकी है। तो क्या इनिंग्स खेल चुकी है, पवेलियन में वापस नहीं जाना चाहती है, इससे मुतालिक जरा बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आलिया, मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब एक और बात करते हैं, जरा मैं चाहूंगा वो भी दिखा दूं, फिर उसका रिस्पॉन्ड आप कीजिएगा कि वजीर दिफा कहते हैं जनाब की अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं, पवेलियन में वापस नहीं जाना चाहते। क्या वो कहते हैं, जरा देखिए। जी आलिया साहबा, अंपायर आपके साथ मिला हो, बॉल टेम्परिंग हो और आप मैच जीत जाएं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे फरीद साहब आप ये बताएं कि गवर्नमेंट में ये मिलकर बैठे हैं और हमारी पार्टी की पॉलिसी है कि हम दो लोगों के साथ नहीं बैठेंगे। गवर्नमेंट का एक नुमाइंदा बैठेगा, चाहे आप एनालिस्ट बिठाएं, चाहे आप जो भी बिठाएं, बट आई विल नॉट सिट विद द टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेम गवर्नमेंट। ये मेरी पार्टी की पॉलिसी और मैं अपनी पार्टी की पॉलिसी, मतलब अच्छा नहीं मुझे लगेगा कि मैं आपका प्रोग्राम यहाँ से लाइव छोड़कर उठ जाऊँ और फिर ये चीज़ें हों, बट मेरे से मिस कमिटमेंट हुई है एंड ये नहीं हो सकता है। मैं एक चीज के ऊपर बाउंड हूं फॉर माय पार्टी पॉलिसी कि मैंने उसको पूरा करना है। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई फील सो बैड टुडे कि ऐसी मिस कमिटमेंट्स नहीं हो सकती। आलिया साहब, मेरा मैं आप लोगों समझता के हूं साथ कि एक ऐसी ट्रस्ट सूरत का हाल के रिश्ता है, अंदर ये नहीं हो सकता। देखें, बात इस चीज की है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर मुझे ये कहा गया है, नहीं, ऐसी सूरत हाल के अंदर मुझे ये कहा गया कि आई शुड क्विट द प्रोग्राम। अगर मेरे साथ मिस कमिटमेंट हो, अगर मेरा और आपके साथ जो इंटरेक्शन और जो चीजें आपके ऊपर है, मैं आप समझती हैं बेहतर, ठीक है, आप रिस्पॉन्ड कर सकती हैं। मैं इक्वल टाइम सबको दूंगा, मैं किसी के साथ ये नहीं करूंगा कि गवर्नमेंट है मैं किसी का, देखिए सुन लें, नहीं ये नहीं, मैं किसी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं किसी वो पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं आपकी करता। गवर्नमेंट की पॉलिसी है, नहीं वो आपके चैनल की पॉलिसी हो सकती है, बट आपके चैनल ने अगर पीटीआई को लेने तो पीटीआई वर्सेस गवर्नमेंट एक नुमाइंदा बैठता है और ये मेरी पार्टी की पॉलिसी है। आप अगर रिस्पॉन्ड करना चाहती हैं तो रिस्पॉन्ड आप कर दीजिए। मैं ऑन एयर नहीं, मैं ऑन एयर नहीं, मैं ऑन एयर इस बात को कहने को तैयार हूं कि मैं वो प्रोग्राम, मुझे पार्टी ये कहती है कि जब गवर्नमेंट में ये मिलकर खा रहे हैं, मिलकर बैठे हुए हैं, तो किस तरह से आप लोग दो बंदों को बिठाकर एक पीटीआई के बंदे से बात कर सकते हैं। इक्वल टाइम तब होगा जब ये नहीं, ये कौन सी पहली बात ऐसा नहीं हो रहा। आप पूछिए अपने प्रोड्यूसर साहब से, ये बिल्कुल नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। ये अगर किसी ने आप लोगों की तरह मिस कमिटमेंट की हो तो ये जरूर हुआ होगा, क्योंकि हम शायद ये होता है कि अच्छा यार नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, हम ये नहीं करेंगे। नहीं, मैं तो आप नहीं, आप या तो मैं रिस्पॉन्ड किस चीज पे करूं? मैं दो लोगों की बात पे रिस्पॉन्ड करूं, मैं आपकी बात पे रिस्पॉन्ड करूं? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आपसे क्रॉस टॉक तो नहीं हो रहा, आपसे मंदोखेल साहब क्रॉस टॉक तो नहीं कर रहे, आपसे राणा साहब तो क्रॉस टॉक तो नहीं कर रहे। आई विल नॉट सिट विद I will not sit with the two representatives from government. That's my party policy. आप मुझसे सवाल नहीं, मैं बाउंड हूँ अपनी पार्टी की पॉलिसी की और मैं अपनी पार्टी की पॉलिसी को फॉलो करूंगी एंड the channel should respect my party policy. आलिया, आप रिस्पॉन्ड करना चाहती हैं? अंदर आप लोगों की नहीं, मैं रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहती, मैं प्रोग्राम को यहाँ पर छोड़ कर जा रही हूँ। नहीं, मैं प्रोग्राम को छोड़ के जा रही हूँ, मैं क्यों रिस्पॉन्ड कर देती? आप एक बंदे को बिठा देते, मैं उसको रिस्पॉन्ड कर देती, मैं रिस्पॉन्ड जरूर करती। मैंने आपसे बात की है, आपके प्रोड्यूसर ने मिस कमिटमेंट की है। कादिर मंदोखेल साहब इज नॉट होस्टिंग द प्रोग्राम, तो आप उनको बिठाकर आप तीसरा नहीं, एक सेकेंड, नहीं, ये आप वो सोचते हैं, हम ये सोचते हैं गवर्नमेंट एक जवाब देगी, नहीं वो आपका, ओके, जब ऐसा होता है कि आपकी पार्टी के मेंबर बैठे हो, उसमें एनालिस्ट आपके पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो तब 2-1 नहीं होता। ऐसा बहुत दफा होता है कि जिसके अंदर आपके पार्टी के मेंबर मर्जी का बिठाते हैं। फरीद साहब, आई एम सॉरी, इट्स मिस कमिटमेंट बाय यू एंड योर प्रोड्यूसर। दिस इज नॉट आई एम सो फेयर। अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहती हैं तो ठीक है, अगर नहीं रिस्पॉन्ड करना चाहती है इट्स अप टू यू, बट ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। आलिया, आप रिस्पॉन्ड करना चाहती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्टली एंड रिस्पेक्टफुली, आप मुझे रिस्पॉन्ड करें, आप मुझे रिस्पॉन्ड करें। कादिर मंदोखेल साहब इज नॉट क्रॉस टॉकिंग यू, राणा एहसान अफजल साहब इज नॉट क्रॉस टॉकिंग टू यू। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। नो,
आपका मेरे पॉइंट ऑफ सवाल व्यू है, का आई एम जवाब नॉट दीजिए ना। बाउंड टू योर पॉलिसीज, आई एम बाउंड टू माय पार्टीज पॉलिसी, और पार्टी पॉलिसी में मैं गवर्नमेंट के 2 रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ नहीं बैठूंगी। नेक्स्ट टाइम जब मुझे इनवाइट करें तो कॉल 1, मैं ये नहीं कर सकती एक बंदा हुकूमत से आप बुलाएं मैं उसका जवाब दूंगी। एनालिस्ट आपकी मर्जी का है, चाहे वो बायस्ड हो चाहे वो एनालिस्ट अनबायस्ड आपकी हो, मर्जी का भी होता है। ये देखें ना, आप अगर अपनी आप यहाँ मर्जी पे से ये बात बुलाया करेंगे, करते हैं, it's up ये to you। आपकी अगर आप पॉलिसी है। प्रोग्राम अब को आप बात जाना गलत चाहती हैं कर रहे हैं छोड़कर, और it's up to again you, नहीं, आलिया नहीं, साहबा, मैं तो प्रोग्राम very को respectfully, छोड़ूंगी very respectfully, I must सॉरी आई state कांट that अगर कंटिन्यू, आप अगर आप मैं नहीं नहीं करना कंटिन्यू चाहती, I कर will not सकती waste the इसलिए time कि of the मिस program। कमिटमेंट इज फ्रॉम ठीक है, योर एंड। कादर मुदख्खल साहब आप आ जाए मेरे साथ, जी राणा बिल्कुल, साहब मिस मैं आपके कमिटमेंट साथ, कादर मुदख्खल साहब आपके साथ प्रोग्राम करता हूं। आलिया, अगर आप टाइम वेस्ट करना चाहती हैं, वेरी रिस्पेक्टफुली, आप करना चाहती हैं रिस्पॉन्ड कीजिए, नहीं करना चाहती हैं इट्स योर चॉइस। ठीक है, कादर मुदख्खल साहब मुझे सर बताइएगा, आप मुझे बता दें सर कि इस वक्त जो असेंबली में वापसी की बातें हैं, आप समझते हैं कि पीटीआई को वापस लाकर आप असेंबली की प्रोडक्टिविटी में इजाफा कर सकते हैं या प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा? फरीद रईस साहब, पहली बात तो ये कि आप ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपने बकायदा पीपल्स पार्टी और नून लीग का इंट्रोडक्शन करा के आलिया साहिबा से पूछा, उसने प्रॉपर आपको जवाब दिया है। उसके बाद अगले सवाल के जब जवाब नहीं था तो ये बहाना बना ली, ये तो ड्रामाबाजी, इनका आदत है पुरानी। देखिए बात ये होता है ना, हम तो ये चाहते हैं। कादर मुदख्खल साहब, मैं आप दोनों के साथ भी प्रोग्राम कर लूंगा, मैं आप दो के साथ भी प्रोग्राम कर लूंगा, सवाल पूछना मेरा राइट है। अगर आलिया साहबा जवाब नहीं देना चाहती थी, ये उनकी मर्जी है, वो चाहे तो ठीक है जवाब दे, नहीं चाहती है प्रोग्राम छोड़ के वो चली जाए। मुझे सर ये बता दें, इलेक्शंस जल्द अज जल्द आप कराना नहीं चाहते हैं, आपकी जो हुकूमत इत्तेहाद है, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब सर वो कहते हैं कि ये 30 साल का ये पूरा गंद है, हमाम में सब नंगे। मैं एक शॉट चला दूं सर, आप जरा सुनिए और फिर इसका रिस्पॉन्ड दीजिएगा। पीएम साहब क्या कहते हैं जी, ये दिखाइएगा। इस हमाम में सब नंगे हैं, लेकिन यकीनन एक ऐसी हुकूमत जो इसको मार्ज वजूद में आए हुए सिर्फ 8 माह हुए हैं, वो 30 साल का ये जो एक पहाड़ नुमा जो मलबा है उसको तो ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आज शुरुआत करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। इसके लिए हमें बिल्कुल एक वक्त दरकार है। और जी मुझे बताइएगा कादर मुदख्खल साहब, सर कितना वक्त दरकार है आपकी इस हुकूमत को? प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं समाम में तो सब नंगे हैं, 30 साल का गंद है ये। आपने 180-179 रुपए पे छोड़ा था, आपको चीनी मिली थी 50-55 रुपए, आपने 165 तक पहुंचा दी है। गैस आपने मंगाई नहीं है, गंदम दूसरी चीज पे आपने तवज्जो दी नहीं है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे 75 साल तारीख का 80% कर्ज यानी 26,000 अरब डॉलर आपने लिए, और आपने मुल्क में एक भी प्रोजेक्ट नहीं बना है। इधर खुदाई कर दिए डीएनके, उधर खुदाई कर दिए, मुकम्मल कोई चीज आप नहीं बता सकते हो। आपने 1 करोड़ नौकरी देनी थी, 50 लाख घर देने थे, आपने 50 लाख घर मुस्मार कर दिए, बनी गाला का बर्ग जो है ना बचा लिए, 12 लाख जुर्माना जमा के। आपने 1 करोड़ नौकरी के बजाय 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को बेरोजगार कर दिया है। ये सारे सवालात तो मीडिया के सामने, इनके पास जब बहाना नहीं होता है तो फिर वो आगे कोई और शुरू कर दे। ब्रेक के बाद आते हैं, इस पर मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। राना एहसान अफजल साहब, ये बताइए, आपके वजीर आजम साहब ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, वजीर खजाना कहते हैं कि पैसे देने को नहीं है, तो कितना वक्त आपको दरकार है मईशत को बेहतर करने के लिए? क्योंकि पीएम तो ये कह रहे हैं आपके कि 30 साल का गंद है और ये 8 माह में ये साफ नहीं किया जा सकता है। अगर हम आईएमएफ का मुआहदा ना बहाल करते तो क्या होना था? पाकिस्तान में दिवालिया हो जाता। अगर हम बिजली के रेट महंगे ना करते, पेट्रोल के रेट महंगे ना करते, तो जो पहले खोखला हमें पाकिस्तान मिला था वो मजीद खोखला हो जाता। तो हमने हर फैसला, हमने अगर करंट अकाउंट डेफिसिट को आधे आधे पे ले आए पिछले साल के कंपैरिजन में, तो हमने वो सारे इकदाम लिए हैं जो इस बुरे हालात के अंदर कमी लेके आए, बेहतरी की तरफ हम जाएं। सवाल तो ये है ना कि आटा 150 पे चला गया है सर, आटा 150 पे चला गया है। बिल्कुल गया है, तो उसके आज प्राइस कंट्रोल किधर है सूबों की? क्यों सूबे जो है वो प्राइस कंट्रोल को उन्होंने बंद कर दिया है? वो चाह रहे हैं कि ये सवाल आप पूछें पीटीआई से कि होर्डर्स के खिलाफ हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने क्या किया है? चले पंजाब और केपी में उनकी है, सिंध के अंदर तो आपकी इत्तेहादी है ना। लेकिन ये एक जॉइंट एफर्ट होता है सूबाई हुकूमतों का। अगर एक बड़ा सूबा ये ना कर रहा हो तो वो चीज कंट्रोल नहीं होती, लेकिन नहीं हो रही। मैं आपको बिल्कुल हकायक के ऊपर मैं तो इसी चीज के ऊपर तो खान साहब फिर कह रहे हैं कि असेंबलियां तहलील करो, जल्द इलेक्शन कराओ अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो।
नहीं नहीं, एक मिनट, आज हम चलेंगे, मान लेते हैं बात, हम इलेक्शन करा देते हैं, मिसाल के तौर पे इनकी हुकूमत आ जाती है, इनसे 4 महीने में या 8 महीने में चीजें कंट्रोल नहीं होती, क्या फिर खान साहब दोबारा इलेक्शन करा देंगे? क्या वो फिर से इलेक्शन हम प्रेशर बिल्डअप कर देंगे, नहीं कंट्रोल हो रहा, इलेक्शन करा दो? ये नहीं मुमकिन, ये उनकी डिमांड मुमकिन ही नहीं है, गलत डिमांड है। और इकोनॉमी का तो उनको मसला ही नहीं है, इकोनॉमी तो बिगाड़ी उन्होंने, बिगाड़ के आज वो कहते हैं कि देखो क्या हो गया इकोनॉमी को, इन्होंने 8 महीने में क्या कर दिया। हमने क्या किया 8 महीने में? हमने तो हर वो फैसला किया है जो मुल्क को दिवालियेपन से बचाए। मुझे बता दें कौन सा फैसला हमने गलत तो किया, राज मैं साहब, ये उसका 8 जवाब। माह मजीद आपके लिए, जो मजीद 8 माह होंगे, दिसंबर आ गया है, अब इसके बाद आपके पास अक्टूबर, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और नवंबर में तो खैर मामला नहीं जाएगा, अक्टूबर तक है, तो क्या इस अरसे में आप लोग ठीक कर लेंगे इस सारे मामलात को, चैलेंजिंग सूरत हाल को अपने हाथ देखिए में, कंट्रोल मैं में आपको ले बता लेंगे? दूं, एक मिनट, देखिए मामलात सारे कैसे ठीक हो सकते हैं, ये जो जिन हालात में आज हम हैं, जहां हमें पीटीआई ले आई है, हमें 2-3 साल बड़े डिसिप्लिन के साथ चलना होगा, मिलजुल के चलना होगा, फैसले वो करने होंगे जो अगर जिसकी कोई सियासी कॉस्ट भी है लेकिन मुल्क के मफाद में हमें करने होंगे। तो जब तक हमारी हुकूमत है, हम वो मुल्क की बेहतरी के लिए फैसले करेंगे। तो सर, और हमारा टेक्नोक्रेट चैलेंज गवर्नमेंट की क्या है? बाज़गश्त बड़ी चल रही है देखिए नहीं, इस्लामाबाद के हलकों में। देखिए नहीं नहीं, मैं समझता हूं कि जो हमारा टेन्योर है, हम उसके अंदर जो है मामला जिस हद तक हम बेहतर कर सके हम करेंगे। उसके बाद इलेक्शंस होने चाहिए, ये मेरे लिए तो ये मेरे में तो ये क्लैरिटी है इस चीज की। लेकिन देखें, मैं सिर्फ जो पॉइंट रेज करना चाह रहा हूं वो ये है कि इनसे पूछे ना कि हमारा कौन सा फैसला गलत है, हमने कौन सा फैसला गलत किया है मईशत के बारे में। क्या हमें आईएमएफ के मुआहदे के अंदर नहीं जाना चाहिए था? क्या आज 9th रिव्यू हमें नहीं मुकम्मल करना चाहिए? नहीं, सारे फैसले ठीक हैं, लेकिन दुनिया में भी गिरावट है मईशत में और हालात खराब हैं। हम उसके अंदर जितनी बेहतरी ला सकते हैं हम ला रहे हैं। और अभी जो है हम समझते हैं कि इलेक्शंस की कोई लॉजिक नहीं बनती, इलेक्शन अपने टाइम पे वो जरूर हो और हमें कोई ये ख्वाहिश नहीं है कि एक्सटेंशन हो। एक बात जो आलिया बीबी ये प्रोग्राम छोड़ के गई, उस पर मैं जरूर करना चाहूंगा, ये इनका रवैया है, इनका ये तर्ज है कि ये डिक्टेट करते हैं अपनी पॉलिसी। ईसीपी को ये डिक्टेट करना चाहते थे, लेकिन डस्का में जब वो डिक्टेट नहीं हुए, तब से ईसीपी की इन्होंने जो छित्रौल की है वो आपके सामने है। लेकिन नहीं राणा उसके साहब, पीछे डिक्टेशन तो नहीं लूंगा मैंने तो कम से नहीं कम नहीं, डिक्टेशन ना मैंने लेनी है, ना मैं किसी पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूं, ना मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूं। बात यह है कि ऑब्जेक्टिवली सवाल होंगे, अगर वो समझती हैं कि जवाब देना तो ठीक है, मैंने उनसे कहा, नहीं उन्होंने देना चाहा, वो रिस्पेक्टफुली मैंने उनसे कहा कि वो अगर समझती है बेहतर जाना तो वो चली जाए, लेकिन बात यह है कि डिसरिगार्ड नहीं करूंगा। इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मल्टीपल रहनुमा पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के साथ बैठते रहे हैं। इनकी पंजाब की स्पोक्स पर्सन मेरे प्रोग्राम में पीएमएलएन और पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ बैठते रहे हैं। तो इनफरादी सतह के ऊपर अगर किसी की पार्टी पॉलिसी है, या तो पार्टी पॉलिसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लियर कर ले, और अगर क्लैरिटी नहीं है तो फिर इन बिटवीन द प्रोग्राम्स अगर डिक्टेट करने की कोशिश होगी तो आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ डिक्टेशन। मैं कादिर साहब आपसे पूछना चाहता हूं, सर मुझे बता दीजिए कि जी राणा साहब, आखिरी बात, देखिए मैं, ये इनकी आदत है, ये नैब को भी डिक्टेशन देते थे, वीडियोस थी जिससे ब्लैकमेल करते थे नैब के चेयरमैन को अपने मन मर्जी के फैसले लेने के लिए। फौज के साथ भी ये एक लव स्टोरी थी इनकी एस्टैब्लिशमेंट के साथ, जब तक वो इनका ख्याल रखते थे। जब उन्होंने पीछे हट गए, डिक्टेशन लेना बंद कर दी, तो ये बिगड़ गए। इनकी आदत है, ये बुलीज हैं, ये पूरी कौम को बुली करना चाहते हैं। ये आज कोई आईनी तरीका नहीं है कि ये कहें कि भाई आप इलेक्शंस करा दें। चले 12 लम्बो नहीं है, मैं समझता हूं कि पीटीआई का रिप्रेजेंटेटिव होता तो वो ज्यादा बेहतर तौर पे इसका जवाब दे सकता था। अब व्हाटएवर दे हैव डन, लाजी बात है वो खुद होंगे तो वो जवाब देंगे, लेकिन यहां पे मैं आपसे मदोखिल साहब, चूंकि आप दोनों ही हुकूमत का हिस्सा है, मैं उस पर बात कर सकता हूं। कादिर मदोखिल साहब, मुझे ये बता दीजिएगा कि अब ये जो आपके चेयरमैन साहब, जो आपने पहले भी बात की है, ये अगर नहीं आते हैं, या इनके मेंबरान अगर नहीं राजी होते हैं, या अगर ये समझते हैं कि इस्तीफे वो नहीं देना चाहते हैं, कि आप ये समझते हैं कि असेंबलियों में इनकी वापसी यानी बेहतर अंदाज में कुछ हो सकता है, या फिर इलेक्शन वक्त पर होना कोई हल उसी का है? और फिर आपके पास भी कोई प्लान है कि अगर इलेक्शन तब हो जाते हैं तो इकोनॉमी और दीगर चैलेंजेस से कैसे निपटेंगे? देखिए, यकीनन जब आप 7 महीने को 3.5 साल से कंपेयर करेंगे तो यकीनन वो कंपैरिजन नहीं बनता है। और वो कंपैरिजन इस वजह से भी नहीं बनता है कि 3.5 साल उन्होंने बड़े सुकून से जो है ना वो हुकूमत की है, और इनकी दाएं बाएं में दोनों हाथों में लड्डू थे। और जिस तरह वो आईएसआई हेडक्वार्टर का दौरा करके और
कुर्सी पे बैठते थे और बड़े फख्र से। तो हर जगह से उनको पास खुली छुट्टी थी, सब कुछ था। हमने अगर लॉन्ग मार्च किए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में, पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीखी लॉन्ग मार्च, एक गमला नहीं टूटा। 10 दिन 10 रात हम नहीं सड़कों नहीं, पे वो टेंट। ठीक है मधुकर साहब, मुझे सिर्फ एक बात बता दें, ये असेंबली में अगर नहीं आते हैं तो फिर बिलावल साहब ये कहते हैं कि हम उनको नहीं रोक सकेंगे जो कुछ, तो क्या क्या मतलब सर? क्या इमरान खान साहब को नाअहली का सामना करना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, क्या होगा सर? देखिए, अगर गोगा गोगी को खेल सामने रख ले तो जेल तो बनता। अगर इलेक्शन कमीशन की 350 कंपनी को जो फॉरेन फंडिंग लिए है और इनकी अपने 3 मुलाजमीन की, जब ये मकसूद चपड़ासी चपड़ासी का इसने राग लगाया था, इनके 3 चपड़ासियों के अकाउंट से 71 करोड़ निकले। जाए एफआईए के अंदर स्टेटमेंट पड़ा हो इनका। अगर आप तोशा खाना के देख ले 58 आइटम में इस शख्स ने हमारे जहां हम लोग मक्का जाते हैं और सऊदी अरब की किंग की खलूस की मोहब्बत को उन्होंने बाजार में नीलाम कर दिए। और फिर उसके अलावा जो बिलियन ट्री और बहुत सारी जो चीजें सामने है, तो ये मैं कहता हूँ हमारी क्यादत की आला ज़र्फी है कि इंतजार कर रहे हैं मेरे और मियां किसका साहब क्या किसका इंतजार कर रहे हैं सर? सबको उसको चतरोल लगा के उसको सीधा कर लेते थे कि इस आदमी को ये जो बेलगाम है तो जो आपके तो पाकिस्तान। चेयरमैन कहते हैं कि आप सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते हैं। देखिए, सियासी इंतकाम अलग चीज है। चोरी पकड़ना, चोर को पकड़ना, डकैत को पकड़ना वो अलग चीज है। आप इन दोनों का फर्क देखिए। हमने इनकी तरह नहीं किया है जो हमारी बहन अजी फरियाल को रात 12 बजे अस्पताल से घसीट की जेल में डाला। हमने इनकी तरह डॉक्टर आसिफ को उन्होंने क्या किया है कि एक तजवीज के ऊपर उन्होंने कितना उसको, के बाद आप खुर्शीद शाह साहब को बेटे समेत 2 साल जेल में रखा। हम इंतकामी कार्रवाई नहीं, मुझे सिर्फ इतना बता दें, लास्ट कंक्लूडिंग वर्ड बता दें, अपने रिमार्क दे दें कि अगर खान साहब असेंबलियों यानी नेशनल असेंबली में रिटर्न बैक नहीं करते हैं यहाँ पे, तो क्या फिर हम ये समझें कि आने वाले दिनों में इनकी नाअहली होने जा रही है? मैं कहता हूँ नाअहली तो छोटी चीज है, इनको तो बिल्कुल मत जेल में होना चाहिए। और ये खातून अव्वल साबिक जो इतना लूटमार मचा के घड़ियों का ऑडियो वीडियो सारे आपके सामने है। इनके सारे जो ये फॉरेन फंडिंग वाले जो लोग हैं या इनके सारे जो तरम खान बैठे हुए हैं, इनको सबको मत जेल में होना चाहिए। अडयाला जेल तो बहुत छोटी चीज, जरा मत जेल भेज दें, इनको पता चल जाए क्या होता है। लेकिन अभी भी हमारी पार्टी, हमारे इतिहाद जो है ना, इसके साथ नरमी। ठीक हो गया, राइट। बहुत शुक्रिया कादिर मधुकर साहब, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका, राना एहसान अफजल साहब आपका बहुत शुक्रिया। फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा।